हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम को लेकर हमारी PYQ सीरीज चल रही है और इससे पहले 21 वीडियोज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 22 होगी और इसमें हम एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी को कंप्लीट किया, हमने केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट किया, हमने एसिड बेस केमिस्ट्री को कंप्लीट किया, हमने मेन ग्रुप एलिमेंट्स को कंप्लीट किया, हमने एप ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट किया, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंप्लीट किया और लास्ट में हमने OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट, अब हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक रह गए हैं, एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मोज़बर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नंबर 1 होगी। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 22 है। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है, जरूर देख लीजिएगा। आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक। काफी अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी, काफी अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें हम दिसंबर 2023 से शुरुआत करेंगे। दिसंबर 2023 जो लेटेस्ट पेपर है उससे शुरुआत करके एंड दिसंबर 16 या जहां तक भी हम जा पाएंगे वो डिस्कस करेंगे। अगर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, यहां से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड मार्क्स की बात करोगे तो ये आपका 6 से 10 मार्क्स तक का आपका पूछा जा सकता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका क्वेश्चंस है एंड ये आपका मार्क्स है नेट के एग्जाम में। एक बात और आपको बता दूं भाई, ये ना इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें समझाने की ज्यादा होती नहीं है, इसमें आपका लर्निंग बेस याद रखना है, आपको मेमोरी। तो इस टॉपिक को आप बार बार जितने अच्छे से आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से ही आप इस टॉपिक को सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 1। तो अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई छोटा भाई कर रहा है, बड़ा भाई कर रहा है, IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, इसके साथ अगर कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर इसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए, सभी कोर्सेज के लिए, गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PGT या फिर कोई भी टेट एग्जाम क्या ना हो ऑल इंडिया लेवल का, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बड़े ही शानदार कोर्स अवेलेबल है, बड़े ही अफोर्डेबल फीस में आपकी घर बैठे काफी शानदार तैयारी हो जाएगी। ऐप को जरूर डाउनलोड करें, कोर्स को एक बार आप जरूर चेक करें। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिसंबर 2023 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, देखिए दिसंबर 2023, द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू कॉपर कंटेनिंग नाइट्राइट रिडक्टेज। स्टूडेंट, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपका अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हेमरेथिन, आयरन सल्फर प्रोटीन्स हो गए, उनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये कॉपर कंटेनिंग, और स्टूडेंट मैं ना रेफरेंसेस यूज करूंगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रेफरेंस बताना बड़ा जरूरी है कि किस बुक से कहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो देखिए, अगर बात करें कि ये जो कॉपर कंटेनिंग नाइट्राइट रिडक्टेज होते हैं, ये करते क्या है बेसिकली, तो ये नाइट्राइट आयन को बेसिकली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NO के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। नाइट्राइट आयन को रिड्यूस कर देंगे, किसके अंदर, NO के अंदर रिड्यूस कर देंगे। तो C पक्का ठीक आएगा, C ये रहा और C ये रहा, इसलिए इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। उसके बाद देखिएगा, यहां पे सिर्फ एक ही टाइप के टाइप 1 कॉपर प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। तो B भी सही है और C भी सही है। मैं आपको रेफरेंस देता हूं स्टूडेंट, तब जाके आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था B एंड C ओनली, है ना। यहाँ पे B स्टेटमेंट भी करेक्ट है और C स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके लिए आप रेफरेंस देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर कंटेनिंग नाइट्राइट रिडक्टेज कैटालिसिस द 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई फ्यूचर में आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे यूज होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, और ये जो आप नाइट्राइट देख पा रहे हैं ये आपका NO के अंदर आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आप स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, ये कह रहा है कि यहाँ पे टाइप 2 और टाइप 3 के प्रोटीन्स होते हैं कंटेंट्स, बट यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कॉपर कंटेनिंग नाइट्राइट रिडक्टेज हैविंग ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया, देखो कंटेन्स बोथ टाइप 1 यानी कि टाइप 1 कॉपर, टाइप 2 कॉपर कंटेनिंग सेंटर। तो यहां पे जो लिखा हुआ था कि टाइप 3 इसका कोई रोल नहीं है, तो ये बोलेंगे टाइप 1 कॉपर प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होते हैं, नाइट्राइट रिड्यूस होते हैं NO के अंदर, इसलिए C आएगा। उसके बाद B और A में से B इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। पहले वाला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, और दिस इज कॉमन। ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे नेट का एग्जाम हो। ऑक्सीहिमोसाइनिन, यहां पे बात हो रही है ऑक्सीहिमोसाइनिन की, बस अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बात बन जाएगी। ऑक्सीहिमोसाइनिन रेजोनेंस रमन सिग्नल यहां पे आपका 744 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रहा है ना, किसके लिए? ऑक्सीजन 16 के लिए। उसके बाद करा है ऑक्सीजन 18 की वैल्यू आपको बतानी है ऑक्सीहिमोसाइनिन के अंदर ही। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं आपके पास ऑक्सी मायोग्लोबिन हो, अगर आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, तो यहां पे जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो आपका सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऐड होता है। इन दोनों में ऑक्सी मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, इन दोनों में जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो आपका सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है ऑक्सीजन की, वो आपका 1150 के आसपास आप बोल सकते हैं, 1150 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास बोल सकते हैं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? कम होता है। एज कंपेयर टू पर ऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू पर ऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपका ऑक्सीहिमोसाइनिन की बात आप कर लो, ऑक्सीहिमोसाइनिन की बात कर लो, एंड यहां पे चाहे आप ऑक्सीहेमेरेथिन की बात कर लीजिए, हेमेरेथिन की बात कर लीजिए, यहां पे जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। यहां पे जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। पहला पॉइंट जो आपको नोटिस करना है, याद रखना है, आगे आपको इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं, केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, O2 नेगेटिव, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है, और O2 नेगेटिव यानी कि पर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। यहां पे 1150 के आसपास होती है, तो यहां पे जो वैल्यू आती है वो 744 सेंटीमीटर या 750 के करीब आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहां पे बताया भी गया है। लेकिन ये आपका ऑक्सीजन 16, तो एक बात, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाएंगे। देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये यहां पे लिखा गया है ओरिजिन क्या है बैंड आने का, क्या O2 नेगेटिव है, क्या सुपर ऑक्साइड होता है क्या? स्टूडेंट, ऑक्सीहिमोसाइनिन में सुपर ऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, इसलिए आप इसको तुरंत हटा दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये अगेन देखिए, O2 नेगेटिव, क्या यहां पे सुपर ऑक्साइड होता है क्या? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे देखिए, O2 नेगेटिव से कॉपर +2, O2 नेगेटिव से कॉपर +2, ये बात बिल्कुल सही है। आंसर या तो आपका 2 आएगा या आंसर आपका 4 आएगा। अब इसको कैसे यूज किया जाए? स्टूडेंट, वेरी सिंपल, अगर आपको यहां पे क्या निकालना है भाई, आपका है ना, ये ऑक्सीजन 18 का स्ट्रेच निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा सिंपल होता है। पहले वाली फ्रीक्वेंसी और आपका दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी, यहां पे हम यूज करते हैं अंडर रूट, यहां पे यूज किया जाता है μ2। देखो, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये μ2 हो जाएगा यहां पे, और ये आपका μ1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और आप सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे, अगर μ2 की बात करें तो ऊपर आता है m2, नीचे आता है m1 + m2, है ना, नीचे क्या आएगा आपका यहाँ पे m1 + m2। इसी प्रकार इससे नीचे अगर μ1 की बात करेंगे तो m1, और क्या आ जाएगा m1 + m2। तो अगर आप इसको देखते हैं यहां से, अगर आप इसको देखते हैं यहां से, ये इससे पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, m2 आएगा ऊपर यानी कि 18,
है ना, क्या आएगा आपका 18। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको 18 देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 16 देखने को मिलेगा। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी गिवन है 744 के आसपास, और ये आपका ये वाली आपको निकालनी है। तो ये देखो, इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो ये 9 पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा। तो ये लगभग लगभग जो नजर आ रहा है वो 1 पॉइंट है ना 1 पे गया। उसके बाद ये उसके बाद ये जाएगा भाई आपका कितना बचेगा, 1 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको सोल्व कर लेंगे भाई हम, है ना, इसको इजीली सोल्व किया जा सकता है। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे, ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी। देखो लगभग लगभग इसको जब आप सोल्व करते हैं ना तो ये आएगा 744 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.06 से, है ना, 1.06 से। अगर आप 744 को 1.06 से डिवाइड करेंगे तो आपको 702 के करीब, ये देखो ये वाली जो वैल्यू दिख रही है 702, ये आपको आता हुआ नजर आएगा। क्या आएगा, 702 सेंटीमीटर इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। 702 सेंटीमीटर इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। पहले मास कम था तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो मास 16 था तो 744, मास को इंक्रीज कर दिया, 744 से वैल्यू कम आएगी, 792 तो आ ही नहीं सकती, 702 वैल्यू आएगी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। होप कि आपको काफी अच्छे से ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तो दिसंबर 2023 में 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का, ये इजी क्वेश्चन था, आप थोड़ा बहुत रिलेट करके बता सकते थे। अब हम बढ़ते हैं भाई जून 2023, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। जून 2023 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जून 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे थे और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए गए थे हाउस क्राफ्ट के बुक से। मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूंगा। ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, ये एक आपका क्या है, मेटलो एंजाइम्स होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जाना जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जाना जाता है। क्या यहां पे जिंक मेटल प्रेजेंट होती है? यस। कार्बन जो कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम होता है एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, दोनों में जिंक मेटल प्रेजेंट होती है। तो ये कह रहा है Zn+2 आयन एक्ट एज अ लेविस एसिड, ये बात बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए मतलब ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम बात करते हैं भाई ए इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, ए इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, ए इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा। उसके बाद देखो सी और डी में से एक पॉसिबल हो सकता है। ये कह रहा है कि 3 हिस्टाडीन नाइट्रोजन एटम्स एंड अ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड टू Zn+2। स्टूडेंट अगर हम बात करें ना, ये आपका Zn+2 हो गया, इसके ऊपर एक आपका H2O लगा हुआ है और 3 आपका हिस्टाडीन यूनिट अगर लगी हो तो ये ये आपका कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। दिस इज नॉट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये पेप्टाइडेज नहीं होता भाई, है ना। यहां पे अगर 3 हिस्टाडीन यूनिट्स लगी हुई है तो दिस इज कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम है ये, है ना। तो इसका मतलब डी इज इनकरेक्ट, तो सी आपका पक्का ठीक होगा। 2 हिस्टाडीन नाइट्रोजन एटम होते हैं और एक यहाँ पे आपका ग्लूटामेट का ऑक्सीजन लगा होता है। यस स्टूडेंट, इतना सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो आपको 3 हिस्टाडीन यूनिट लगी हुई थी, अब यहाँ पे आपका वाटर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे GLU ग्लूटामिक एसिड लगा दीजिए, ग्लूटामेट लगा दीजिए एंड 2 आपका हिस्टाडीन यूनिट लगा दीजिए। दिस इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, है ना, दिस इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। तो सी आएगा। ए और सी देखो, अब देखो डी आ नहीं सकता, सी और डी दोनों आ नहीं सकते, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब यहां पे ए और सी कंफर्म हो चुका है कि ये तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ Zn+2 आयन बाई कोबाल्ट+2 आयन, ऐसा कुछ यहां पे होता नहीं है भाई, इसलिए इसको हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ए एंड सी, है ना। जून 2023 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था, इजी था, कॉमन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो दोनों क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एज इट इज कॉपी पेस्ट किए गए हाउस क्राफ्ट बुक से, और इनको मैं कॉमन क्वेश्चंस नहीं बोल सकता, इनको आप इजीली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के पूछे गए थे भाई, ये दोनों ही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के पूछे गए थे। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले बात हो रही है
फॉर द 4 एक्टिव मेटल सेंटर्स इन साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज। तो यहाँ पे साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज के बारे में बोला गया है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हैम ए नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉपर ए नजर आ रहा है, यहाँ पे हैम A3 नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉपर बी। सेम टू सेम इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया है हाउस क्राफ्ट की बुक से। आइए मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूं। पहले 3 पेज का है वैसे तो, लेकिन मैं इस सिर्फ ये देखो, ये बिल्कुल ये जो रेफरेंस है दिस इज फ्रॉम हाउस क्राफ्ट बुक, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है आपका हाउस क्राफ्ट, उसमें आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पे जाइएगा, वहां पे आपको ये एज इट इज रेफरेंस देखने को मिल जाएगा, है ना। इससे पहले यही सेम डायग्राम भी बना के दिया हुआ बुक में इसी टाइप का। अब मैं यहाँ इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट पे चलता हूं कि इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में क्या बोला गया है। ये कह रहे हैं जो आयरन है Fe, देखिए इसको मैं जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको काफी अच्छे से दिखाई दे, है ना। यहां पे देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, हैम A इज 6 कोऑर्डिनेट with histidine residue in the axial site। हैम A6 कोऑर्डिनेटेड होगा। बस जिस भी बच्चे को यह पता था वो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाता। यहां पे सी स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, इन्होंने लिखा है हैम A is 5 coordinated species with an axial histidine ligation। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज होता है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, 6 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज होता है। सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं स्पेशली मेंशन किया गया है आपका कि ये 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। हैम ए जो होगा इसके अंदर, ये जो आप देख पा रहे हैं हैम ए, ये 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। हिस्टाडीन यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे लगे हुए होते हैं। तो सी करेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको बस ये पता लग गया कि सी करेक्ट नहीं आएगा, हो गया क्वेश्चन सोल्व आपका पूरा। देखो कैसे, अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को देख लीजिए, यहाँ पे भी सी दिया हुआ है। ऑप्शन सेकंड को देख लीजिए, सी दिया हुआ है। ऑप्शन 3 को देख लीजिए, सी दिया हुआ है। तीनों में सी दिया है। ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और डी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। स्टूडेंट, ये रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें थोड़ा सा कि आपको चीजें कम समझ में आए, या अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता, फिर आप इसको अटेम्प्ट ना करें तो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो बायो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन थे ये 4 मार्क्स वाले जून 2023 में, ये अच्छे लेवल के पूछे गए थे, रेफरेंस बेस ये क्वेश्चन थे। ए में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व हैम ए एंड कॉपर ए व्हाइल O2 बाइंडिंग इन्वॉल्व हैम A3 एंड कॉपर बी। इसके बारे में आपको यहां पे पढ़ने को मिल जाएगा अगर आप यहां पे देखेंगे, है ना। कॉपर ए इज डाई कॉपर साइट ब्रीज्ड बाय सिस्टीन रेसिड्यू, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेटेड, एंड ये भी आपको भी फिलहाल नहीं आएगा। इसको आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे शायद यहां पे ये चीजें आपको जरूर मेंशन की गई होगी, है ना। देखो यहां पे ये बताया गया है कि 4 एक्टिव मेटल सेंटर्स होते हैं, कॉपर ए, कॉपर बी, हैम ए, हैम A3, है ना। तो यहां पे बताया गया, देखो इसको ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व कॉपर ए एंड हैम ए साइट। समझ में आई बात आपको, है ना। यही बात तो यहां पे लिखी हुई है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैम ए एंड कॉपर ए में होते हैं, एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग, यहां पे देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी काफी अच्छे से। और उसके बाद देखिएगा ये भी मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू कॉपर ए, और कॉपर ए से हैम ए में आपका जाएगा। लेकिन उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं हैम A3 एंड कॉपर बी प्रोवाइड साइट फॉर O2 बाइंडिंग एंड O2 टू वाटर कन्वर्जन। तो ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पे आर इन्वॉल्व इन पंपिंग H पॉजिटिव 4 पर H2 मॉलिक्यूल। ये भी ध्यान रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है यहां पे, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो ए और डी, O2 ओनली इंटरैक्ट विद कॉपर बी टू फॉर्म दिस स्पीसीज विद द नो रोल ऑफ बोथ हेमेज। ऐसा नहीं है ना, जो आपका हेम A3 टाइप का है वहां पे ऑक्सीजन का रोल रहता है, मतलब वहां पे हेम A3 का ऑक्सीजन बाइंडिंग के टाइम पे रोल रहता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। कॉपर बी इज मोनोमेरिक 3 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज while copper A is dicopper anion। यस, ये बिल्कुल आपका रेफरेंस में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप रेफरेंस में जाके चेक करते हैं तो क्या बोला गया है कि 3 कोऑर्डिनेट कॉपर बी, 3 कोऑर्डिनेट कॉपर बी एंड 5 कोऑर्डिनेट ये रहा, है ना। तो ये आपको यहां पे बात की गई है। तो जो कॉपर ए है
वो आपका डाई कॉपर होता है और कॉपर बी 3 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। यही बात यहां पे लिखी, कॉपर बी मोनोमेरिक 3 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज एंड कॉपर ए इज डाई कॉपर स्पीसीज। यस, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने हाउसक्राफ्ट बुक का बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है काफी डिटेल में, तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 में। इसका भी रेफरेंस आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट हाउसक्राफ्ट बुक से इसको कॉपी किया गया था। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन्स दैट इज ट्रू। तो इसको भी मैं इसका भी रेफरेंस दिखा सकता हूं। दिस इज रेफरेंस फ्रॉम हाउसक्राफ्ट बुक। हाउसक्राफ्ट बुक का रेफरेंस है। हाउसक्राफ्ट बुक में आप जाना, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना और ब्लू कॉपर प्रोटीन को सर्च करना। अब इसमें अगर आप स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं, पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं टाइप ए सेंटर इंटेंस एब्जॉर्प्शन इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम लैम्डा मैक्सिमम इनका जो होता है वो 600 नैनोमीटर के आसपास होता है। एंड ई मैक्सिमम, यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्सिमम आपका 100 टाइम्स ग्रेटर होता है एक्वस कॉपर +2 से। बस जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, पूरा खेल खत्म है। यहाँ पे आप 3 वाली स्टेटमेंट को देख लीजिए, एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस कॉपी पेस्ट किया गया है। There is an intense band in the electronic spectrum at lambda maximum 600 नैनोमीटर। ये आपका 100 टाइम्स ग्रेटर होता है कॉपर +2 एक्वस आयन से। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? यस, ये देखो इस रेफरेंस की पहली ही कॉपी उठाई गई है, यहां से पहला ही पॉइंट उठाया गया है, इसी को एक्सप्लेन करके यहां पे सारी चीजें बता दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इनके सारे ऑप्शंस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो रेफरेंस्ड बेस्ड थे, है ना। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद भाई अब हम आ गए हैं नवंबर 2022 के एग्जाम में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटीपी, है ना, एटीपी needed for the reduction of 1 mole of nitrogen by nitrogenase enzyme, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है 1 मोल नाइट्रोजन का, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, इसका रेफरेंस भी मैं आपको दे सकता हूं। तो कह रहा कि कितने मोल मैग्नीशियम एटीपी की रिक्वायर्ड होगी? तो स्टूडेंट 16 एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका आप रेफरेंस देख लीजिएगा। ये जो है आपका, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का श्रीवर राइटर की, वहां से मैंने इसको एज अ रेफरेंस के तौर पे लिया है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक होता है वहां से उठाया गया है। तो ये देखो, ये रिएक्शन यूज की गई है, N2 को कन्वर्ट करना होता है एमोनिया में। तो ये पूछ रहा था कि कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये लिखा हुआ है ना, N2 ammonia in a reaction that is coupled to hydrolysis of 16 molecule of ATP, 16 molecules of ATP and produced of H2। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज 16। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज। अभी अभी हमने बात की थी साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज की। तो साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज क्या करता है? देखिए मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया था, वहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी मैंने कि यहाँ पे आप अगर इस पॉइंट को पढ़ते हैं, यहाँ पे जो बोला गया था ना, दिस इज ऑल अबाउट साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज। ये क्या करते हैं? ये O2 को H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। कंटेन्स 4 एक्टिव मेटल सेंटर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया था, है ना, इन्वॉल्व इन द पंपिंग H पॉजिटिव 4 पर H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी साइटोक्रोम सी के अंदर, 4। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे आपका 4 आ गए। उसके बाद कार्बोनिक अनहाइड्रेज। स्टूडेंट कार्बोनिक अनहाइड्रेज में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो इन्वॉल्वमेंट है उसका कोई रोल होता ही नहीं है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज के एंजाइमेटिक एक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। कार्बोनिक अनहाइड्रेज में 0 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हैं। फैब 2022 में इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं और काफी इजी होते हैं। हेमेरेथीन की अगर हम बात करते हैं तो हेमेरेथीन जो कि एक आयरन प्रोटीन होता है, आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। हीमोसाइनिन जहां पे कॉपर मेटल प्रेजेंट होती है। इन दोनों का काम काफी सिमिलर होता है भाई, है ना, इन दोनों का काम काफी सिमिलर होता है। ये दोनों क्या करते हैं? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपका क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो क्या बात समझ में आई? ए का लिंक बना 2 से और 2 का लिंक बना जेड से। ए का लिंक बना 2 से और 2 का लिंक बना जेड से। ऐसा आपको 2 ऑप्शंस में नजर आ रहा है। एक ये रहा जी यहाँ पे, और एक आपका ये रहा। साइटोक्रोम पी 450, इसके बारे में काफी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका काम होता है ऑक्सीजनेज करना। क्या काम होता है इसका? ऑक्सीजनेज करना। तो एक बात तो ये समझ में आई कि जो बी दिख रहा है आपको, बी, उसका रिलेशन आएगा एक्स से। तो बी का रिलेशन एक्स से यहां पे भी आ रहा है, बी का रिलेशन एक्स का यहां से भी आ रहा है, दोनों का ही आ गया। ठीक है। सी का रिलेशन जो है, ये रिस्क प्रोटीन जो है बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के काम में आता है। आपका क्या आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो सी का वाई यहां पे भी और सी का वाई यहां पे भी। अब आपको ये देखना कि बी का किसके साथ आपका लिंक बनेगा। तो जो ये देखेंगे आप इसको ना, साइटोक्रोम पी 450 का रिलेशन बनेगा आपका किससे? ट्रायोसिनेज से, है ना, ट्रायोसिनेज से, क्योंकि इसका काम भी क्या होता है? ऑक्सीजनेज करना, है ना। और जो रिस्क प्रोटीन है एजुरीन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के काम आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका अगर आपको रेफरेंसेस तो मैं नहीं दे पाऊंगा इसके बारे में ज्यादा आपको, है ना, क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें होती हैं। फिर भी मैं आपका देख लेता हूं यहाँ पे कि अगर कोई पॉसिबिलिटीज है इसको एक्सप्लेन करने की, तो, है ना। और ये सारी चीजें भाई मैंने लेक्चर्स में काफी अच्छे से कवर की हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक सीखें, पहले देखो पूरे लेक्चर्स में डिटेल में चीजें पहले एक्सप्लेन की जाती हैं और उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो यहाँ पे अभी कोई रेफरेंस मुझे नजर आ नहीं रहा, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोला गया है, इन 3 आयरन फेरिडोक्सिन द नंबर ऑफ सल्फाइड ब्रीज एंड सिस्टेनिल लिगेंड्स आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आयरन 3 बोला है ना, तो ये होता है आपका Fe3 एंड आपका S4, Fe3 एंड S4। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप से ये आपका बनेगा, है ना। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये आपका कुछ इस टाइप का आपको बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे इसको कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे इसको कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 आयरन मेटल होंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे आप लगा दीजिए। एक आपका Fe यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक आपका Fe यहाँ पे हो जाएगा, Fe यहाँ पे हो गया एक आपका, और एक आपका Fe कहाँ पे हो जाएगा? इस पोजीशन पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं लगेगा, है ना। इस पोजीशन पे एक आप आयरन Fe लगा सकते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बोला गया ना सल्फाइड ब्रिज कितने होंगे, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है 4 सल्फर आपको नजर आ रहे हैं। तो यही इनऑर्गेनिक सल्फर होते हैं और इसी को आप बीच में लगाएंगे तो एक सल्फर यहां आएगा, एक सल्फर यहां आएगा, एक सल्फर यहां आएगा। तो ये कितने सल्फर आ गए भाई? एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां आ गया आपका। इसके अलावा अगर देखा जाए एक और सल्फर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें देखो आपसे ये पूछा गया ना सिस्टेनिल लिगेंड्स कितने, तो हर एक आयरन पे एक लगा दीजिए। तो एक यहाँ पे SYS यहां लगा होगा, एक SYS यहां लगा होगा और एक SYS आपका यहां लगा होगा। ठीक है। एक जो सल्फर है वो आप यहां पे लगा सकते हैं इस पोजीशन पे, एक जो सल्फर है आपका वो आप इस पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो लाइक दैट ऐसी कुछ आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलती है Fe3। अगर इसका भी मुझे रेफरेंस मिल जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे एग्जैक्ट है क्या कहानी। तो भाई ये लेक्चर नंबर 4 में सब कुछ पढ़ाया गया है,
तो मैं आपको लेक्चर नंबर 4 का भी यूज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे साथ साथ में आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। रेफरेंसेस से काफी बार चीजें आपका क्लियर होंगी। तो 1 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं लेक्चर नंबर 4 को भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। यस, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज Fe3S4, Fe3S4। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आयरन एटम 3। तो ये लाइक दैट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो शायद मैंने ऐसे ही कुछ बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो आपका लबाइल सल्फर होते हैं वो 4, यानी कि जो इनऑर्गेनिक सल्फर भी इन्हीं को बोलते हैं, और नॉन लबाइल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो दिस इज आपका, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए काफी अच्छे से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज, यहां पे आपसे पूछा था सल्फाइड ब्रिज कितने होंगे, तो 4 है तो 4 होंगे। और आपका सिस्टेनाइल लिगेंड कितने होंगे? 3 होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाते हैं, ऐसे कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन दिस इज रिलेटेड टू, है ना, ये आपका यही है सेम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स फॉर रुब्रेडॉक्सिन, तो ये क्या होता है भाई, यहाँ पे Fe एंड आपका S0 होता है। क्या होता है? FeS0 होता है। तो यहाँ पे Fe+2 सेंटर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये बात बिल्कुल सही होती है भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज डायामैग्नेटिक, स्टूडेंट ये डायामैग्नेटिक नहीं होता। अगर आप इसके रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करेंगे, Fe+2 आप बोल सकते हैं इसको, तो वो डायामैग्नेटिक नहीं होता, वो पैरामैग्नेटिक ही होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक ही होता है। अगर आपका Fe+2 सेंटर है, क्या वहां पे आपको JTD देखने को मिलेगा? तो Fe+2 का मतलब होता है स्टूडेंट D6, और D6 की अगर आप बात करेंगे तो ये 3 ऊपर आ गया, है ना, ये 2 नीचे आ गया, 1 2 3 4 5 6। यहां पे आपका जो आपका E वाला है वो अनसिमेट्रिकल है, इसलिए यहां पे JTD देखने को मिलेगा। तो C भी आएगा, A और C। क्या ये 2 आयरन और 2 सल्फर क्लस्टर होते हैं क्या? नहीं स्टूडेंट, रुब्रेडॉक्सिन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सल्फर 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जो आएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ए एंड सी आपका यहाँ पे करेक्ट होंगे। ए एंड सी आपका यहाँ पे करेक्ट होंगे। अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको, है ना, आयरन सल्फर प्रोटीन में यही वाला पढ़ाया जाता है ना, आयरन सल्फर प्रोटीन में यही पढ़ाया जाता है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रुब्रेडॉक्सिन, रुब्रेडॉक्सिन में अगर आप बात करेंगे सल्फर 0, रुब्रेडॉक्सिन FeS0, नंबर ऑफ आयरन एटम 1, लबाइल सल्फर जो होते हैं दैट इज 0, नॉन लबाइल 4 होते हैं, है ना, और ये टेट्राहेड्रल होती है। इसकी जो रिड्यूस फॉर्म है वो Fe+2 होती है। ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक और ESR एक्टिव होता है। सब कुछ आपको लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जिस भी स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आपका क्या कर सकता है, लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकता है, कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। कोर्स सॉरी, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। तो दिस इज टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्सप्लेन किया नहीं जाएगा। कॉम्प्लेक्सेस शो एक्टिविटी अगेंस्ट कैंसर सेल्स, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स जो कि कैंसर सेल्स के खिलाफ आपका एक्टिविटी दिखाते हैं? तो यहाँ पे इसका मैं सिर्फ आंसर बता सकता हूं तीनों, A, B, C। सिस्प्लेटिन तो आप सभी ने सुना होगा, सिस्प्लेटिन, है ना, तो लाइक दैट कुछ वैसा ही है, ये सिस्प्लेटिन जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो ए का तो यूज होगा ही होगा, सारे ऑप्शंस में आपको दिख रहा है स्टूडेंट। बी का भी यूज होता है और सी का भी यूज होता है। इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस का यूज किया जाता है अगेंस्ट कैंसरस सेल के तौर पे। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफी बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका रेफरेंस भी मैं आपको देता हूं। ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ O2 टू मायोग्लोबिन कंसिडर, हम आपका XY प्लेन में कंसिडर करना है, द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ O2 एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ आयरन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखिए आप सभी को पता है जब डीऑक्सी मायोग्लोबिन होता है वहां पे आयरन मेटल प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन आगे ऐड होता है, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऐड होता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे O2 की अगर हम बात करते हैं, O2 का जो होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज पाई स्टार। उसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, है ना। अगर आपको याद है तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन नीचे भर देते हैं, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये कुछ ऐसी आती है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 8 नीचे भरे जा चुके हैं, 9 9 10 11 12 13 14
15 एंड 16। तो दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये HUMO होता है तो ये यहीं से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए इसका O2 का जो यूज होगा बेसिकली दैट इज पाई स्टार। तो यहां पे भी पाई स्टार दिख रहा है और यहां पे भी पाई स्टार दिख रहा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब ये बोला गया है अगर हैम ग्रुप XY प्लेन में है, तो देखो अगर मान लीजिए ये आपका आयरन है, यहां पे आपका ये वाला XY प्लेन में आपका हैम ग्रुप है, तो अब कौन कौन से ऑर्बिटल रह गए? पक्का ही यहां पे देखो एक ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर होता है जो कि DZ स्क्वायर टाइप का होता है। क्या होता है स्टूडेंट? DZ स्क्वायर टाइप का होता है। तो यहां पे जो मेटल का ऑर्बिटल यूज होता है दैट इज DZ स्क्वायर। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका रेफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं वो इस श्रीवर की बुक में काफी अच्छे से बताया गया है, ये आप रेफरेंस देख सकते हैं। ऑर्बिटल्स यूज्ड टू फॉर्म आयरन O2 adduct of myoglobin and hemoglobin. O2 ligand to be singlet state in which full 2 pi G। देखो स्टूडेंट, जो पाई एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं ना उन्हीं को पाई जीरेड बोला जाता है। जो पाई एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उन्हीं को पाई जीरेड बोला जाता है। तो ये देख सकते हैं आयरन का बेसिकली DZ स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, DZ स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एंड आपका है ना ऑक्सीजन का पाई जीरेड यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का पाई जीरेड यूज हो रहा है। होप कि आपको काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, काफी अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद देखो ये भी बताया गया है यहाँ पे कि अब जब ये हो जाएगा ना इन विच, ये हो गया डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अनदर 2 pi जीरेड एक्ट एज ए पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्या हुआ? DZ स्क्वायर ने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे जो DXZ होता है वो अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है। तो यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे पाई जीरेड वाला होता है वो बेसिकली किसके तौर पे काम करेगा? पाई एक्सेप्टर के तौर पे भी काम करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन नंबर 13 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे भी है ना, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450, द जनरेशन ऑफ, ये वाला ध्यान दीजिएगा कि इसकी जनरेशन आपने की गई है ना। यहां पे देखो कैटायन रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, कैटायन रेडिकल की। तो इन्वॉल्व्स क्या हुआ यहां पे? देखिए स्टूडेंट, अगर यहां पे मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं इसका, ये आपका क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, अगर आपने यहां पे होमोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लेवेज की होती तो आपको ये वाला कंपाउंड मिलता। OH रेडिकल बाहर निकल जाता और आयरन +3 से आपका +4 में कन्वर्ट हो जाता। तो ये आपका कंसिडर की जाती है होमोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रेडिकल कटायन है, तो होमोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज तो होने वाली है नहीं, इसको हटा दीजिए यहां से, है ना। उसके बाद क्या ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा? भाई ये वाला इंटरमीडिएट कब बनता? जब होमोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज होती है ना, या फिर आगे देखिएगा इसको और क्या होगा। अब यहां पे इसको देखो Fe3POOH, जब आपने इसकी हेट्रोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज की है ना, तो आपको यहाँ पे ये रेडिकल कटायन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे आपको रेडिकल कटायन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है, हेट्रोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज टू जनरेट ऑक्सो कॉम्प्लेक्स आयरन 5 आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स दिस। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आना ना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जब आप हेट्रोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज करेंगे, जब यहाँ पे आप हेट्रोलेटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज करेंगे, तब आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है। फास्फोरस के ऊपर आपका, पोरफायरिन रिंग के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। रेफरेंस्ड बेस्ड चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भाई, काफी इजी है। इस पैटर्न के भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी आसान होते हैं। नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन से मेटल और प्रोटीन के अंदर कौन सी मेटल होती है। अभी अभी डिस्कस करके आए हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, इसके अंदर जिंक मेटल प्रेजेंट होती है। ए का 4 आएगा, ए का 4 यहाँ पे भी और ए का 4 यहाँ पे भी है, इसलिए इसको हटा दीजिए एंड इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखो अब हम बात करते हैं इन सभी की। हेमरेथीन के अंदर आयरन मेटल प्रेजेंट होती है भाई, इसलिए सी का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी का 2 इसमें दिया हुआ है, सी का फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बी का क्या आ जाएगा भाई? बी का फर्स्ट आ जाएगा। ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आपको MN देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद को एंजाइम P450, को एंजाइम F430 में आपको निकल मेटल देखने को मिलती है। तो डी का 3 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं स्टूडेंट।
और इसमें ऑब्जेक्शन है, आप अपने लेवल पे जरूर चेक कीजिएगा। मुझे जो आंसर लगता है, मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं उनसे इसका आंसर अलग आता है। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है लंग्स के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और ऑक्सी मायोग्लोबिन टिश्यूज के अंदर फॉर्म्ड होता है, पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लंग्स में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, इसका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोरेज करना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और ए ऑप्शन यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 को हटा देते हैं। मायोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर डाई ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप सभी को ये बात पता होगी कि जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन, तो वहां पे उसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी होती है ना, एज कंपेयर टू मायोग्लोबिन वो कम होती है, मायोग्लोबिन की ज्यादा होती है, बात बिल्कुल सही है। तो बी यहां पे भी है और बी यहां पे भी है। अब देखो इसको हटा दीजिए। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, अगर आप ऑफिशियल की बात करेंगे, ऑफिशियल आंसर की उन्होंने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगर आप बात करेंगे मेरे अकॉर्डिंग रेफरेंस के तौर पे, मैं आपको भी रेफरेंस बताता भी हूं, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे क्रॉस चेक कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, किसी बुक का रेफरेंस है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी मायोग्लोबिन इज दिस, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए दिस। अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं स्टूडेंट, आप सभी ने ईपीजी पाठशाला पोर्टल करके एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अगर आप वहां पे देखेंगे, ये आपका ईपीजी पाठशाला, ईपीजी पाठशाला यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ईपीजी पाठशाला, इसका रेफरेंस मैं यहां पे ले रहा हूं। यहां पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये भी आपका जो प्रोफेसर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, वो यूज करते हैं, तो इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। अगर आप यहां पे देखेंगे के इक्विलिब्रियम, तो क्या दिख रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, मायोग्लोबिन, फिर क्या आ रहा है O2, और यहां पे नीचे क्या आ रहा है आपका भाई, MbO2, ये आ रहा है ना, ये चीज आ रही है। अगर आप यहां पे देखेंगे इसके अंदर, तो यहां MbO2 ऊपर दिया गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज इनकरेक्ट। और ये नहीं, मैंने 3-4 बुक और चेक की, मुझे ऐसा ही मिला। और हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता वो मुझे ऊपर मिला। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि फोर्थ आएगा। और मैंने इसके अलावा भी 3-4 रेफरेंसेस चेक किए हैं, बट यहाँ पे ऑफिशियल की में इसका आंसर फर्स्ट दिया गया था। तो आप इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे जरूर क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट का ही है। प्लास्टोसाइनिन के बारे में बात हो रही है। प्लास्टोसाइनिन जो कि एक ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं, सबसे पहले बात ये रहा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉपर +2 आयन इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रोन, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है दैट इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रोन, ये बात पक्का सही है। तो यहाँ पे ये ए, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर होगी क्या ऑन रिडक्शन, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, इसलिए बी को हटा दीजिए। तो ये बी भी यहां से हट गया। देखो, द एक्टिव साइट कंटेन्स एमिनो एसिड, हिस्टाडीन एंड सिस्टीन ओनली, नहीं स्टूडेंट, इसके अलावा मेथिलीन भी आपको देखने को मिलता है। प्लास्टोसाइनिन के अंदर आपको मेथिलीन भी देखने को मिलता है, इसलिए डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे डी दिया था, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा रेफरेंस दिखा देता हूं, ताकि आप थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर पाए कि क्या ये कहानी है आपका। तो इसमें अगर मैं रेफरेंस की बात करता हूं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, कॉपर प्रोटीन में ब्लू कॉपर प्रोटीन, और ब्लू कॉपर प्रोटीन में सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाता है दैट इज प्लास्टोसाइनिन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। कॉपर हो गया, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हो गया, हिस्टाडीन सिस्टीन, और यहाँ पे मैथुलीन होता है भाई। वहां पे सिर्फ ये बात की गई थी कि हिस्टाडीन एंड सिस्टीन का यूज किया गया है, इसलिए मैंने आपका डी ऑप्शन जो था उसको इनकरेक्ट घोषित किया है ना। तो ये देख लो भाई। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। इन ईपीआर स्पेक्ट्रम ए दिस, ये आपको भाई ईपीआर में पढ़ाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्मॉलर होती है प्लास्टोसाइनिन देन दिस, ये बात सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको सी का नहीं भी पता, वैसे भी आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, है ना, दिसंबर 2019 में पूछा था। किस मेटल का कौन सी मेटल कौन से एंजाइम में पाई जाती है और उसका काम क्या होता है। जिंक की बात कर लेते हैं।
जिंक पाई जाती है कार्बोनिक अनहाइड्रेज में, और कार्बोनिक अनहाइड्राइज क्या करता है, CO2 को का हाइड्रेशन करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बी का आएगा फर्स्ट, फर्स्ट का आएगा जेड, बी का आएगा फर्स्ट, फर्स्ट का आएगा जेड, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन इसी में दिया गया है। उसके बाद देखो, अभी थोड़ी सी देर पहले बात हुई थी कि जो निकल है, निकल मेटल पाई जाती है को एंजाइम F430 के अंदर। अभी अभी जस्ट मैंने ये पढ़ाया भाई आपको, और इसीलिए कह रहा हूं जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखो बार बार को एंजाइम F430 निकल मेटल इसमें पाई जाती है। अगेन आपका आ गया कि यहां पे आप देख सकते हैं निकल मेटल पाई जाती है को एंजाइम F430 के अंदर। तो ए का थ्री दो ऑप्शन में है, और वाई भी आएगा। तो ये क्या करता है भाई, ये इसका जो एंड प्रोडक्ट है मीथेन आपको मिलता है। ये क्या मिलता है भाई, मीथेन आपको मिलता है। समझ में आई बात यहां पे। उसके बाद देखो, ये मोलिब्डेनम मेटल जो नजर आ रही है, ये आपका पाई जाती है जैंथेन ऑक्सीडेज के अंदर, और ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये आपका यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। जैंथाइन जो होता है ना, जैंथाइन है ना, वो बेसिकली यहाँ पे यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सब कुछ लेक्चर्स में कवर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई। ये कह रहा है which of the following have unpaired electron equal to iron center in oxymyoglobin। तो oxymyoglobin में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और +3 का मतलब होता है D5, है ना, D5, और वो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है भाई। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। बट एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे ही आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो ये आपका बेसिकली लो स्पिन होता है। क्या होता है, लो स्पिन। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 निकल के आया। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस कॉम्प्लेक्स की, Fe यहाँ पे इस ऑक्सोलेट के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, -2 का, तो 6 माइनस का उस साइड जाके Fe+3 हो गया, तो ये आपका D5 हो गया। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है ना, ऑक्सोलेट वीक फील्ड की लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज 5, इसलिए ए को हटा दीजिए। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करता हूं सेम इसकी, ये आपका Fe+3 बनेगा अगेन, ये आपका D5 बनेगा, बट दिस इज लो स्पिन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn है। अगर ये D5 लो स्पिन होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको ऑक्सीमायोग्लोबिन में देखने को मिल रहा था, जैसा कि आपको ऑक्सीमायोग्लोबिन में देखने को मिल रहा था। मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। निकल +2 की अगर आप बात करते हैं, तो ये D8 होता है, चाहे आप इसे लो स्पिन ले लीजिए, चाहे आप इसे हाई स्पिन ले लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको 1 2 3, वैसे सारे हाई स्पिन होते हैं टेट्राहेड्रल में, तो है ना, 6 7 और 8। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2। कितने आ रहे हैं, 2, इसलिए इसको हटा दीजिए, हमें 1 चाहिए। और कॉपर+2 इज D9, और D9 का मतलब होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है और डी है, उन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एंड Fe+3 के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ गए भाई। 19 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीमायोग्लोबिन की, और दूसरी बात हो रही है साइटोक्रोम P450 की। ठीक है। कह रहे हैं क्या बोथ कंटेन डाई एनायन ऑफ पोरफायरिन प्रोटोपोरफायरिन X। यस, ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट, यहां पे ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भी आपका यहाँ पे आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, सिंगल एक्टिव साइट होती है। ए और सी तो दोनों पक्का ठीक है, ए और सी तो दोनों पक्का ठीक है। ए और सी यहाँ पे भी दिख रहा है, ए और सी यहाँ पे भी दिख रहा है। ए बी डी नहीं आएगा, बी और सी भी नहीं आएगा। They have same fifth ligand bonded to the metal center from the protein backbone. This is incorrect. This is incorrect. स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीमायोग्लोबिन के अंदर, यहाँ पे आपका हिस्टाडीन प्रोटीन चेन जुड़ी हुई होती है, हिस्टाडीन, और यहाँ पे आपका अगर मैं P450 की दिखाऊंगा, यहाँ पे सिस्टोनिल आपका जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज साइटोक्रोम P450। यहाँ पे ये पोरफायरिन रिंग हो गई, इसके अलावा यहाँ पे सिस्टीन का सल्फर जुड़ा हुआ होता है।
सिस्टीन का सल्फर। और वहीं पे जब मायोग्लोबिन की बात करते हैं वहां पे हिस्टाडीन जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? हिस्टाडीन। इसका मतलब क्या हो गया? बी इज इनकरेक्ट। बी इनकरेक्ट तो हटा दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए सी डी। क्या यहाँ पे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है? यस स्टूडेंट, बिल्कुल दोनों की +3। ऑक्सी मायोग्लोबिन की अभी अभी बताया +3 होती है और इसकी रेस्टिंग स्टेट में ही +3 होती है। अभी अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा था उससे आप रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका पाया जाता है। Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, दिसंबर 2019 की सेकंड शिफ्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बाय फोटोसिस्टम 2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट? 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है इस लेक्चर में, इसलिए याद रख लीजिएगा। पहला कहां पे आया था अगर आपको याद है? वहां पे ये था कि कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसमें जो तीसरा पार्ट था ना, तीसरा जो पार्ट था, देखो यार यहाँ पे क्या था? फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? तो मैंने बोला था 4 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। उसी से अगर आप रिलेट करते, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा भाई, ये थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन है दोनों ही। रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, प्लास्टोसाइनिन P1, मायोग्लोबिन P2, साइटोक्रोम P3, साइटोक्रोम P450 P4। इनका रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? प्लास्टोसाइनिन का, +370। देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा हाई होता है वो रिड्यूस्ड होगा और वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। रिड्यूस होने का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ऑर्डर ऑफ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अमंग द फ्लोइंग 4 प्रोटीन्स। स्टूडेंट ये बात नोटिस कीजिए, जो साइटोक्रोम P450 दिख रहा है यहां पे आपका क्या नजर आ रहा है आपको? इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन का मींस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और यहां पे बोला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये देखो P4 वाला ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। किसको करेगा? P2 को, क्योंकि उसके बाद इसका रिडक्शन पोटेंशियल सेकंड नंबर पे सबसे कम है ना। इस तरीके से ये पूरा ऑर्डर चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और ये आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 जून 2019। यहां पे साइटोक्रोम P450 के बारे में आपसे पूछ रहा है। इट हैज हिस्टाडीन कोऑर्डिनेटेड टू आयरन सेंटर। अरे अभी अभी बताया भाई, सिस्टीन होता है यहाँ पे। ए को हटा दो, ए हटते ही पूरा क्वेश्चन ए पूरा क्वेश्चन सोल्व। हटाओ सबको, क्या करेक्ट आंसर आएगा? बी एंड सी। द मेम्ब्रेन बाउंड मेटेलो एंजाइम्स, ठीक है। आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। साइटोक्रोम P450 में हिस्टाडीन नहीं होता है, सिस्टीन होता है। तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए भाई। यस, ये काफी बढ़िया भाई, और ऐसे क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। 2-3 बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया। बायो इनऑर्गेनिक में चीजें रिलेट करके पूछता है। कोएंजाइम B12 क्या क्या कर सकता है ना। तो भाई इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस है, ये 1,2 कार्बन शिफ्ट करता है भाई। 1,2 कार्बन शिफ्ट इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। दूसरा ये क्या करता है? डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है भाई। डीएनए आरएनए को आपस में एक्सचेंज करता है। कौन? आपका कोएंजाइम B12। इसके अलावा जो आपका डायोल होते हैं, इसी क्लास में आएगा, अभी आएगा इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 16 में पूछा था, है ना। तो ये यहां पे अगर आप देखेंगे, देखो हाइड्रेशन ऑफ CO2 कौन करता है? ये तो भाई अनहाइड्रेज एंजाइम करता। इसका मतलब बी तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो बी यहाँ पे दिया गया इसलिए इसको हटा देते हैं, बी यहाँ पे दिया गया इसलिए इसको हटा देते हैं। ए यहाँ पे भी गिवन है और ए यहाँ पे भी गिवन है। क्या ये बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करेगा? क्या बेंजीन को फिनोल में ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। डाई मिथाइल सल्फाइड को डाई मिथाइल सल्फोक्साइड में ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका जो काम होता है वो 1,2 कार्बन शिफ्टिंग का काम होगा, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने का काम होगा, और इसकी 1-2 और एप्लीकेशन होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए ओनली। तो कोएंजाइम B12
क्या करता है भाई, 1 to कार्बन शिफ्टिंग डीएनए को आरएनए में, सिस डाइओल को भी ये कन्वर्ट करेगा। अभी आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यस स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, दिसंबर 18, तो यहां पे बोला गया ऑक्सी मायोग्लोबिन। मैंने बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में, ऑक्सी मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो ऐड होता है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे भी सुपर ऑक्साइड, बट यहाँ पे ईटा 2 है। यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में O2 नेगेटिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन सेंटर से जुड़ा हुआ होता है ना। तो इसका मतलब ए का क्या आएगा 3, ए का 3, और मैंने वैल्यू भी बता दी थी कि 1150 के आसपास आती है, यानी कि 1105 आएगी। क्या आएगी 1105। ए का 3 और 3 का जेड, ए का 3 और 3 का जेड, सिर्फ एक ऑप्शन है फर्स्ट वाला, हटा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ही पाया जाएगा। तो यहां पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हैमरेथिन। तो देखो पहली बात एक बार इसको रिलेट करते हैं भाई। ऑक्सी हैमरेथिन की बात करोगे ये परऑक्साइड, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, कम होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होगी। तो ये आएगा आपका सी का 2 और एक्स आएगा भाई। यार रमन की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये क्या आएगा, ये वाली वैल्यू। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं आना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पे। अच्छा O2 नेगेटिव है, ठीक है, और ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आएगा, इसका ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12, उसके अंदर एक मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड पाया जाता है ना। तो भाई देखो 3 टाइप के मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड हम यूज करते हैं बायो इनऑर्गेनिक में। पोरफायरिन हो गया, ठीक है, उसके अलावा एक आपका जो क्लोरोफिल के अंदर क्लोरीन यूज किया जाता है, क्लोरीन, और विटामिन B12 के अंदर कोरीन यूज किया जाता है, कोरीन। मैं आपको इन सभी की स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। तो ये देखिएगा, जो कोरीन रिंग होती है जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है ना, तो जो चिलेट रिंग बनेगी वो बताइए कितनी। तो भाई एक बनती है 5 मेंबर की, 4 बनती है चिलेट रिंग, एक बनती है 5 मेंबर की, और 3 बनती है 6 मेंबर की, 3 बनती है 6 मेंबर की। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस दे देता हूं इसका, बायो इनऑर्गेनिक की क्लास नंबर फर्स्ट में ही मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पोरफायरिन है ये आपका कोरीन है, कोरीन है ना। इसी की बात यही पाई जाती है विटामिन B12 के अंदर, कोरीन। तो यहाँ पे देखो, जब हमने कोरीन को मेटल के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, चिलेशन की वजह से ना 1 2 3 4 5 मेंबर की एक बनी और 6 मेंबर की 3 बनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 5 मेंबर की एक बनेगी और 6 मेंबर की आपका है ना, 5 मेंबर की एक बनेगी, 6 मेंबर की आपका 3। ये किसमें, कोरीन रिंग में। अगर पोरफायरिन में पूछता तो पोरफायरिन में देख लेना भाई, यहाँ पे पोरफायरिन में 4 बनती है 6 मेंबर की, एक देखो ये 4 बनेगी 6 मेंबर की पोरफायरिन में। नहीं एक मिनट रुकना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बनेगी, ये रहा। तो ये पूरा भाई एक्सप्लेन की गई है, ये चीजें आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। तो ये आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मेंबर की 5 रिंग बनती है और 4 मेंबर की 6 रिंग बनती है, और चिलेशन की वजह से 6 बनती है। ये पोरफायरिन की बात है, पोरफायरिन की, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन बात हो रही है किसकी, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन की बात हो रही है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ कॉपर एटम चेंज बाय 2, नहीं भाई 2 से चेंज नहीं होती, 1 यूनिट से चेंज होती है। पहले कॉपर +1 होता है तो वो कॉपर +2 बन जाता है, इसलिए ए को तो हटा दो तुरंत, ए यहाँ पे भी और ए यहाँ पे भी, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। इट बिकम इंटेंस ब्लू फ्रॉम कलरलेस, ये बात बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे आपको कलर देखने को मिलता है, तो बी यहाँ पे भी आ रहा है और बी यहाँ पे भी आ रहा है। इट डाई ऑक्सीजन रिड्यूस्ड टू O2 नेगेटिव, यानी कि प्रोक्साइड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्रोक्साइड। तो सी यहाँ पे भी और सी यहाँ पे भी है। यहाँ पे बोला गया μN2 ईटा बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन ईच ऑक्सीजन एंड कॉपर एटम्स, है ना। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ऑक्सी हीमोसाइनिन को, मैं आपको इसकी ऑक्सी हीमोसाइनिन की स्ट्रक्चर दिखाता हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। तो ऑक्सी हीमोसाइनिन की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। यस, दिस इज द ऑक्सी हीमोसाइनिन। तो यहाँ पे देखो, पहले कॉपर 1, ठीक है, 3 हिस्टाडीन, ये आपस में कोई बॉन्ड नहीं था, डीऑक्सी हीमोसाइनिन है। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा इन दोनों के बीच में पेरोक्साइड की फॉर्म में आएगा और वो दोनों कॉपर से जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों कॉपर से, इसलिए यही बात यहाँ पे बोली गई है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे BCD ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं भाई, क्या कह रहा है जून 18 का। फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी कॉपर एंड जिंक कंटेनिंग एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ये दोनों एसेंशियल होते हैं? स्टूडेंट दोनों एसेंशियल नहीं होते, ओनली कॉपर एसेंशियल होता है, तो बी आएगा, बी आएगा। जिंक इज एसेंशियल, जिंक एसेंशियल नहीं होता, जिंक में बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर डाइवेलेंट मेटल, यस ये आएगा। तो ये भाई याद रखने वाला क्वेश्चन है टोटली, तो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा आपका? बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28 की। ऑक्सी हेमरेथीन की स्ट्रक्चर बताइए क्या होगी, ऑक्सी हेमरेथीन की। आओ भाई मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं भाई, याद रखने वाली चीजें ज्यादा होती हैं यहाँ पे। तो दिस इज डिऑक्सी हेमरेथीन, है ना, ये डिऑक्सी हेमरेथीन है। और जैसे ही आप ऑक्सी हेमरेथीन की बात करेंगे, यहां पे पहली चीज नोटिस करने वाली, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 2-2 थी। ये पेंटावेलेंट था, एक हेक्सावेलेंट था। जैसे ही ऑक्सीजनेट किया, ये सुपर परऑक्साइड आएगा, और ये भी आपका क्या हो गया, ये भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, ये भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है वो एज ए परऑक्साइड के फॉर्म में आता है, ऐड होता है। तो अब शायद आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ऑप्शन नंबर, क्या ये जो ऑक्सीजन दोनों मेटल से जुड़ा होगा ना, एक ही आयरन से जुड़ेगा? यहां पे भी 2 से जोड़ दिया, हटाओ। जो आपका ये सुपर परऑक्साइड ऐड हुआ है, ये सिर्फ आपका एक ही मेटल से अटैच होता है, लेकिन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इसलिए ये नहीं करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए भाई। साइटोक्रोम सी के बारे में यहां पे बात की जा रही है। क्या ये नॉन हेमे प्रोटीन होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये आपका हेमे प्रोटीन होता है भाई, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन साइटोक्रोम सी इज 5। क्या आपको यहां पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो भाई कोऑर्डिनेशन साइटोक्रोम सी का 6 होता है, न कि 5। क्या होता है? 6, इसलिए इसको हटा दो। इट इज अ रेडॉक्स प्रोटीन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका एक रेडॉक्स प्रोटीन होता है और ये आपका ऑक्सीजन का कैरियर का काम करता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम सी के बारे में ही तो पढ़ाया था मैंने आपको, ये वाली चीज जो है। तो यहां पे क्या लिखा था, क्या ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है क्या? नहीं, दिस इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। अरे यही तो मेन पॉइंट था, की पॉइंट था उस क्वेश्चन का। तो यहां पे अगेन लिख रहा है कि 5। तो देखो भाई, दिसंबर 17 का क्वेश्चन ही जून 2023 में पूछा मॉडिफाई करके। अगर आपको सिर्फ ये पता था कि साइटोक्रोम सी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है, तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा था वो पूरा। तो क्या आएगा, ये कोई भी ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन को स्टोर या कैरी नहीं करता। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए भाई। इनऑर्गेनिक सल्फाइड इन क्यूबेन लाइक फेरिडोक्सिन एंड रिमोल मेथड। क्यूबेन लाइक का मतलब होता है आयरन भी 4 हो एंड आपका सल्फर भी 4 हो। आयरन भी 4, सल्फर भी 4। तो यहाँ पे क्यूबेन लाइक बना दो भाई, क्यूब जैसा बना दो। तो बहुत ही सिंपल है भाई, एक क्यूब बना दो, अल्टरनेट पोजीशन पे लगा देना, 4 ही यहाँ पे इनऑर्गेनिक सल्फर लगा देना बीच में, और यहाँ पे 4 ही आपका जो ऑर्गेनिक वाले सल्फर है, सिस्टीन वाले, वो लगा देना। तो इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे आपको क्या लगा देना, आयरन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे सल्फर। देख लेंगे भाई, अभी इसको मैं बना लेता हूँ एक बार प्रॉपर, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे भाई आपने पहले ये क्या लगाया, Fe लगाया, उसके बाद अल्टरनेट पोजीशन पे एक Fe यहाँ लगेगा, एक आपका Fe यहाँ लगेगा, और एक Fe आपका यहाँ लगेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 सल्फर आपने बीच में लगा देने हैं। ये आपका एक सल्फर, ये आपका दूसरा सल्फर, ये एक सल्फर, और ये आपका एक सल्फर। इसके ऊपर SY16 लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा दीजिए, और यहाँ पे भी आपका लगा दीजिए। तो आपसे पूछा है पहले तो इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स बताइए कितने हैं, तो 4 हैं भाई। ये जो बीच वाले दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स कितने हो गए, 4। तो 4 यहाँ पे भी दिख रहे हैं और 4 यहाँ पे भी दिख रहे हैं। सिस्टीन वाले तो ऑर्गेनिक सल्फाइड्स होते हैं, इसलिए इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये कह रहे हैं कि अगर हमें इनको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो एसिड के साथ अगर आप वाश करेंगे ना, क्योंकि एज ए बेस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो एसिड के साथ वाश करने पे ये आपका रिमूव हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 भाई, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हाल में ही जैम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। इन विट्रो रिएक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ O2 विद फ्री हेम बी इन एक्वस मीडियम एट एंड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट क्या बनाता है, हीमाटीन बना लेते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो
एक्सेस ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना, फ्री हैम बी की, तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है इन एक्वस मीडियम, एंड प्रोडक्ट जो बनता है हिमाटीन, और हिमाटीन इज लाइक दैट दिस, आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच में ऑक्सीजन आ जाता, आयरन यहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक दैट आपको कुछ ऐसा हिमाटीन देखने को मिलता है। फिर भी मैं आपको एज ए रेफरेंस के तौर पे चीजें यहाँ पे बता देता हूं, क्योंकि आपका रिसेंटली इसके बारे में काफी कुछ पूछा गया है ना, रिसेंटली इसके बारे में काफी कुछ पूछा गया है, तो शायद लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया होगा। यस, ये देखिएगा भाई, ये इसका रेफरेंस है। आपने क्या लिया, हैम आयरन 2 ऑक्सीजन वाटर की प्रेजेंस में हिमाटीन बना, ये रहा हिमाटीन, है ना। और इसके देखो रिसेंटली कैसे क्वेश्चन, एक तो यही पूछा, इसके अलावा देखना जून 16 का भी आएगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पे आप बार बार इसको देख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन अभी पूछा गया हाल में ही जैम के एग्जाम में भी, जैम के एग्जाम में भी हाल में इसके बारे में पूछा गया था, हिमाटीन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए भाई, इसके भी आपको 2 बार क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। मेटलोथायोनीन्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेटलोथायोनीन्स, तो इसमें दे कंटेन अबाउट 30% सिस्टीन रेसिड्यू, ये बात बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट होता है सिस्टीन रेसिड्यू का। ये क्या करते हैं, जो टॉक्सिक मेटल होती हैं, दे प्रीफर टू बाइंड सॉफ्ट मेटल आयन सच एज कैडमियम, मरकरी, जिंक, इनके साथ ये बाइंड करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ए और बी करेक्ट हो गए, ए और बी यहाँ पे भी है, ए और बी यहाँ पे भी है, इसको हटा देते हैं, इसको यहां पे हटा देते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये बात बिल्कुल सही है भाई, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं। कि क्या ये लो मोलिकुलर वेट्स होते हैं, नहीं भाई, हाई मोलिकुलर वेट्स होते हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर, क्या आएगा भाई आपका इस क्वेश्चन का, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो आपको पढ़ाया जाता है, इस टाइप की चीजें जो आपको पढ़ाई जाती हैं, वो बेसिकली कहां पे पढ़ाई जाती हैं, सॉरी 1 मिनट भाई, करेक्शन करना पड़ेगा, दे लो मोलिकुलर वेट होते हैं भाई, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, इसके बारे में, यस, ये एक बार आप इसका थोड़ा सा रेफरेंस देख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया भाई। ये आपका हाउसक्राफ्ट बुक का रेफरेंस है, मेटलोथायोनीन्स ट्रांसपोर्टिंग सम टॉक्सिक मेटल, है ना, मैंने बोला था कि ये रहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टिंग सॉफ्ट मेटल सेंटर, कैडमियम, मरकरी, जिंक, ठीक है, सिस्टीन रेसिड्यू, नेचर फॉर्म सिस्टीन रेसिड्यू, थायोनीन्स, उसके बाद इसीलिए इनको मेटलोथायोनीन्स बोलते हैं। उसके अलावा देखो इसके बारे में क्या क्या बातें बताई गई है, इनमें 1/3 सिस्टीन होता है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ पे इनका जो मोलिकुलर वेट है वो लो होता है भाई, ज्यादा हाई नहीं होता। एक बार इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात इसको करेक्ट करते हैं हम, हमारा आंसर जो मैंने आपको बताया दैट इज नॉट करेक्ट, ये आपका आएगा, इसको हटाइए यहां से, सॉरी, इसको चेंज कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, ये मेटल्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ये मेटल्स को कैरी करते हैं, इसलिए दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। डी क्या होगा आपका, सी आपका इनकरेक्ट होगा, सी आपका इनकरेक्ट होगा और डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, इसलिए ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। आगे भी आएगा भाई इसका एक क्वेश्चन। तो अब हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जून 17 डिऑक्सी हेमरेथिन के बारे में बात हो रही है और डिऑक्सी हीमोसाइनिन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। दे कंटेन 2 मेटल आयंस इन देयर एक्टिव साइट, यस बिल्कुल। अगर हम बात करें डिऑक्सी हेमरेथिन, वहां पे आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, डिऑक्सी हीमोसाइनिन में कॉपर मेटल प्रेजेंट होती है, अभी अभी मैंने दिखाया था कॉपर +1। द एक्टिव site metal centers are breached by amino acid residue, they are preferred to bind only 1 O2 per active site, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ABD आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी क्या आएगा आपका, इनकरेक्ट। एक्टिव साइट मेटल सेंटर आर ब्रीज्ड बाय एमिनो एसिड रेसिड्यू, तो ब्रीज्ड नहीं होते। अगर हम डिऑक्सी हीमोसाइनिन की बात करें तो हिस्टाडीन कॉपर के साथ लगे हुए थे और कॉपर के ऊपर लगे हुए थे और वो हिस्टाडीन आपस में जुड़े हुए थे, कोई ब्रीजिंग का काम नहीं कर रहे थे। तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात हो रही है। पहली बात हो रही है ऑक्सी हेमरेथिन, जहां पे ऑक्सी हेमरेथिन में O2 नेगेटिव पेरोक्साइड की फॉर्म में ऐड होता है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन में O2 नेगेटिव की फॉर्म में। इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। इसकी 850 के करीब हो जाएगी और इसकी आपका 1100 के करीब होती है ना, इसके आपका 1100 के करीब। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया इसी लेक्चर के दौरान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं भाई।
इन कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ CO2 बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CO2 किसके साथ रिएक्ट करता है? तो भाई इसके अंदर जो जिंक मेटल प्रेजेंट है, जिंक के ऊपर जो वाटर होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, है ना, वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करता है जिंक को, जिससे कि वहां पे OH ग्रुप एक्टिव साइट बनती है और ये आपका वो जिंक के साथ आपका बनेगा। तो क्या आएगा? H2O ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड देन विद जिंक। तो कट जो CO2 है वो बेसिकली पहले OH के साथ ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और फिर वो आपका बेसिकली जिंक के साथ आपका इंटरैक्ट करता है। अगर इसका आपको रेफरेंस चाहिए तो शायद लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा, तो मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कार्बोनिक, यस, ये काफी क्वेश्चंस आप देखो। एक्टिवेटेड MOH एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन द एंजाइम, इसका शायद आपको प्रॉपर मैकेनिज्म भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया होगा। तो ये आपका Zn+2 हिस्टाडीन ये OH नेगेटिव बनेगा। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है पहले, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है, उसके बाद CO2 आपका अटैक करता है जिंक पे। यही बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, है ना, यही बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो OH ग्रुप पहले करेगा CO2 के साथ इंटरेक्ट, उसके बाद वो जिंक के साथ इंटरेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर सल्फाइड प्रेजेंट इन द मेटालोप्रोटीन एक्टिव, रोबेडॉक्सिन में 0 होता भाई, मैंने आपको बताया था, FeS0। तो ये रहा 2 आयरन फेरिडोक्सिन, तो इसमें क्या हो जाएगा Fe2 एंड आपका S2 ही होता है। एंड जब हम बात करते हैं Fe4 की तो ये भी S4 होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इनऑर्गेनिक सल्फर 0 होंगे, 0 होंगे, 0 रोबेडॉक्सिन के अंदर, उसके बाद 2 वाले के अंदर 2 होंगे और 4 वाले के अंदर 4 होंगे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम वही है। को एंजाइम B12 के क्या क्या वर्क्स होते हैं, वही बात है। तो आपको बताया गया था, पहली बात तो 1,2 कार्बन शिफ्ट इन द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, वहां पे मैंने क्या बोला था, सिर्फ 1,2 कार्बन शिफ्ट। तो D तो पक्का है भाई, D तो पक्का है, D यहां पे है और D यहां पे है, इसलिए इसको हटा देते हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। क्या कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डीऑक्सी, क्या ये RNA को DNA में कन्वर्ट करता है? मैंने बताया था यस बिल्कुल करता है भाई। तो यहां तो C दे नहीं रखा, इसलिए इसको हटा दो, ये आएगा A। तो ये क्या करता है भाई, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। डायोल डिहाइड्रेज रिएक्शन करता है, क्या करता है? डायोल डिहाइड्रेज रिएक्शन। तो B भी आ गया, A नहीं होगा, इपोक्सिडेशन ऑफ एल्कीन ये नहीं करता है। याद रखना भाई, ये बार बार आपसे पूछेगा एग्जामिनर, डायोल डिहाइड्रेज रिएक्शन ये करेगा। BCD इज द करेक्ट आंसर। तो भाई इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, यस, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही है। मेटेलोथायोनिन्स, क्या खास बात है भाई, सिस्टीन रिच प्रोटीन होते हैं, 1/3 सिस्टीन प्रेजेंट होता है। A का 2 आएगा, और A का 2 तो काफी ऑप्शंस में नजर आ रहा है, यहाँ पे भी A का 2, यहाँ पे भी A का 2, यहाँ पे भी A का 2, इसको हटा देते हैं। और ये देखो, अगर यहाँ पे B का 3 भी कंफर्म हो गया हमें कि B का 3 भी आएगा, तो B जो प्लास्टोसाइनिन है वो क्या करता है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब ये जो फेरेटीन होता है ये आपका आयरन का स्टोरेज करते हैं भाई, आयरन का स्टोरेज करते हैं। C का 5, तो यहाँ तो C का 4 दे रखा है, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब हमारे पास ऑप्शन बच गया कि D का 4th आएगा या D का 6th। कीमोथेरेपी में क्या यूज किया जाता है? 4th कह रहा आयरन ट्रांसपोर्ट का काम होता है। अरे कहां से आयरन ट्रांसपोर्ट आ गया भाई? कीमोथेरेपी में आयरन ट्रांसपोर्ट का तो कोई रोल है ही नहीं। तो जहां पे D का 4th दिया हुआ है दैट इज इनकरेक्ट। जहां पे D का 6th दिया हुआ है तो कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है कार्बोप्लेटिन का। किसका? कार्बोप्लेटिन का यूज किया जाता है। तो D का 6th आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नंबर 1 थी, जिसमें हमने 38 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर रहे होंगे। स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं भाई, शेयर करो सभी ग्रुप्स में, कमेंट करो। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बड़ा जरूरी है।
है ना। और आप जो कमेंट्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उससे बड़ा काफी मन करता है कि भाई बहुत अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और भाई जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, आपके जूनियर्स होंगे, उनको भी आप पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप के बारे में बताइए, मेरे कोर्स के बारे में बताइए कि भाई काफी अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।